दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी थी। उसके बाद आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि क्या इसमें बीएड और डीएलएड नहीं मांगा जाएगा, क्या टेट अनिवार्य होगा अपर प्राइमरी का, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी को लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा डाउट है। इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश में लास्ट अनुदेशकों की भर्ती 2013 में आयोजित कराई गई थी, उस नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप भी इस अनुदेशक की भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्ष 2013 में टोटल लगभग 41,000 समथिंग अनुदेशकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका गवर्नमेंट ऑर्डर जियो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो सभी जनपदों को मिला करके भर्तियाँ थी वो 41,307 थी। जैसा कि डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अनुदेशक की जो भर्ती होती है वो आरटी एक्ट 2009 में जो 3 विषय सुझाए गए हैं, उन्हीं 3 विषयों में भर्तियाँ होंगी और तीनों विषयों के लिए यहाँ पर जो सीटों का वितरण होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किया जाता है। 1/3 1/3 1/3 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीटों का बंटवारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, मतलब कि जितने भी विषय होंगे 3 विषय, तीनों विषय में 33.33% यानी 1/3 सीटों का वितरण किया जाता है। यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो कार्य शिक्षा या फिर कार्य अनुभव वाले जो शिक्षक होते हैं, इसमें 4 कैटेगरी बन जाती है और चारों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा आयोग इस भर्ती को कंप्लीट कराएगा। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये भर्ती कंप्लीट नहीं कराने जा रही है। इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। कौन कौन से सदस्य होंगे इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे और ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपसे डेटा लिया जाएगा। कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर यह भर्ती होने जा रही है। सैलरी की बात करें तो 17,000 पर मंथ आपको सैलरी के तौर पर दिया जाएगा, प्लस मेडिकल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। मतलब कि आप और आपके ऊपर जो भी आश्रित आपके परिवार के सदस्य हैं, उन सबको कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। अगर किसी तरीके से बीमारी होती है या फिर कोई भी उपचार कराना है तो कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक शर्त यह है कि जिस भी जनपद में ये आवेदन आप करेंगे उस जनपद के निवासी आप होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होगा। और अगर आप कास्ट के बेस पर जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें होंगी, अगर वहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब कि डोमिसाइल तो सबके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि जिस जनपद में आप आवेदन करेंगे उस जनपद के आप निवासी होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें चयन समिति के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 लोगों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई जाएगी। पहला, जो डाइट के प्राचार्य होते हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो बीएसए होते हैं उनको यहाँ पर सदस्य सचिव बनाया जाएगा और संबंधित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य होंगे उनको यहाँ पर सदस्य बनाया जाएगा। मतलब कि जो जीआईसी होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पर सदस्य बनेंगे और जिलाधिकारी जिनको भी एक अधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे वो भी यहाँ पर एक सदस्य होने वाला है। तो चारों लोग इस चयन समिति को आगे प्रोसीड करेंगे और इन्हीं चयन समिति के माध्यम से ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। मेरिट बेस ये भर्ती होने वाली है। अब मेरिट किस तरीके से बनेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनवरी 2013 में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इसका गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है। उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है 22 फरवरी 2013 को, और यहाँ पर जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। पहले क्या व्यवस्था थी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और संबंधित विषय के प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के आधार पर प्रत्येक जनपद में ये मेरिट बनाई जा रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन ये किया गया। मेरिट के बेस पर ही भर्ती अभी भी कराई गई, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और संबंधित विषय के प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की विषयवार पृथक वरीयता क्रम यहाँ पर बनाई जाएगी। मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर विषय से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा मांगा जा रहा है, मान लेते हैं कि सबका उनमें 60% है, एक उदाहरण के तौर पर। तो इनका ओवरऑल इस नियम के हिसाब से कितना गुणांक बनता,
4 हैं यहाँ पर, तो 240 बन जाता है सभी को जोड़ देने से, 60 60 60 60। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया कि 240 गुणांक नहीं बनेगा, लेकिन क्या किया जाएगा, जो 240 बन रहा है इसका औसत निकाल देंगे, यानी कि 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल इनका जो गुणांक बनेगा वो 60 बनेगा। इस तरीके से व्यवस्था की गई। मतलब यहाँ पर पहले क्या था कि जैसे डीएलएड में प्रवेश होता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के प्रतिशत अंकों को जोड़ करके, वही प्रक्रिया यहाँ पर पहले थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया कि इसका औसत निकाल दिया जाएगा। मतलब कि जितने भी स्तर के यहाँ पर गुणांक जोड़े जा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा जो कि प्रोफेशनल वाली होगी, उसका सभी को जोड़ करके और यहाँ पर उतने से डिवाइड करके यहाँ पर औसत निकाल करके यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कला शिक्षा के बारे में। तो कला शिक्षा वाले जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो अगर आपने इंटरमीडिएट कला विषय के साथ किया हुआ है और साथ ही साथ बीए है आपका, अब यहाँ पर बीए लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि ग्रेजुएशन इसको परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब कि इंटरमीडिएट में कला प्लस अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आप पात्र माने जा सकते हैं। हालांकि जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं जारी हो जाता या फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कहना जल्दबाजी होगा। इसलिए मैं बीए के लेकर के कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि पहले आरटी एक्ट में भी प्राथमिक की भर्ती में पहले बीए मेंशन किया गया रहता था, जिसको परिवर्तित करके ग्रेजुएशन किया गया। आज आप कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट हैं, आर्ट साइड से हैं या फिर साइंस साइड से हैं, तीनों लोग प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी तरीके से पहले केवल बीए मेंशन किया गया था प्राइमरी वाली भर्ती के लिए, लेकिन उसको भी परिवर्तित किया गया। तो हो सकता है कि इसमें भी परिवर्तन होना संभव हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, या तो ये आपके पास होना चाहिए अथवा करके लिखा गया है, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए आपका है, या इंटरमीडिएट के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त कला में विशेष उपाधि अथवा डिप्लोमा। तो बॉम्बे आर्ट जिस तरीके से डिप्लोमा आपके पास होता है, या फिर अन्य जो भी डिप्लोमा या फिर इस प्रकार का कला में विशेष उपाधि आपके पास है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन आपके पास है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट के साथ इसमें डिप्लोमा या फिर उपाधि मांगी गई है। मतलब कि यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि और डिप्लोमा मांगा गया, मतलब इंटर प्लस ये वाला डिप्लोमा या फिर डिग्री अगर आपके पास है ड्राइंग में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बॉम्बे आर्ट हो गया या फिर जितने भी इस तरीके की संस्थाएं जो कि आपको ड्राइंग्स में, आर्ट्स में इस तरीके के डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज कराते हैं और आपका इंटरमीडिएट है, तो आप इसके लिए पूरी तरीके से पात्र होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले विषय के बारे में, जो कि शैक्षिक अर्हता स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। तो पहला तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा, व्यायाम शिक्षा में अगर आपका डिप्लोमा है, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता। तो अगर आपने हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिग्री या फिर इस तरीके का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और साथ ही साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर समकक्ष की बात की गई है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल व्यायाम शिक्षा होगा, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड अन्य जो भी कोर्सेज जो कि इनके समकक्ष हैं, अगर उसमें आपका डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल होने वाले हैं। तो 3 में से 2 विषयों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, पहला कला विषय के लिए और दूसरा शारीरिक शिक्षा के लिए। अब तीसरा जो है शैक्षिक अर्हता, उनके लिए बात करते हैं जो कि कार्य शिक्षा से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 कैटेगरी बांटी जाती है। जैसे टोटल मान लेते हैं 100 सीट है, तो पहले 1/3 तीनों विषयों में कर दिया जाएगा और जो 1/3 मिला कार्य शिक्षा में उसको फिर से 4 विषयों में डिवाइड किया जाएगा। पहला कंप्यूटर शिक्षा, दूसरा गृह शिल्प एवं संबंधित कला, और तीसरा उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, और चौथा है कृषि विज्ञान। अब इन चारों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो इनमें सीटों का जो बंटवारा होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षा के 35% सीटों को अलॉट किया जाएगा, गृह शिल्प एवं संबंधित कला के 35% सीटें होंगी, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के 15% और कृषि विज्ञान के 15% यहाँ पर सीटें वितरित की जाएंगी। ठीक है, तो जितना भी ओवरऑल सीट होगा उसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसके बाद से अगर कंप्यूटर शिक्षा की अगर हम लोग बात करें कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, तो अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपने BCA किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। डोएक से अगर आपने A लेवल कोर्स किया हुआ है और स्नातक है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तीनों का कोई भी कोर्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग बात करें गृह शिल्प, जो कि इसमें दूसरा सब्जेक्ट है, तो गृह शिल्प में कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे? तो अगर आपने होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है या फिर घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस में ग्रेजुएशन है या फिर होम साइंस में ग्रेजुएशन है या फिर होम आर्ट में ग्रेजुएशन है, तो वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे गृह शिल्प एवं संबंधित कला के लिए। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के बारे में, तो अगर आपका BSc है एग्रीकल्चर में और फल संरक्षण में विशेष डिप्लोमा है तो आप उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के लिए एलिजिबल होंगे। कृषि शिक्षा की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तब जाकर के आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट करके लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित की गई किसी एक प्रोफेशनल उपाधि, डिग्री या डिप्लोमा को ही सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एज की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं आप 21 वर्ष न्यूनतम लिया गया है और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 35 वर्ष थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद 35 वर्ष ही मेंशन किया गया है। ठीक है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं OBC SC ST को, तो उनके हिसाब से एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो भी अपर प्राइमरी में बिना टेट के, बिना BEd, बिना DLEd के नौकरी पाना चाहते हैं और वो भी बिना परीक्षा के, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। सैलरी आपको 17,000 मिलेगी। आपको और आपके परिवार जो आपके ऊपर आश्रित होंगे उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी और बेहतरीन मौका है इस बेरोजगारी में अपने ऊपर से बेरोजगारी का ठप्पा दूर करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी शंका रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।